विकास भैया क्लासेस आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शरत सुंदरी। ठीक है, कौन सी सुंदरी? शरत सुंदरी। अब तुम लोग बोलोगे ये शरत सुंदरी कौन है भैया? हम लोग 9 क्लास में कविता पढ़े थे संध्या सुंदरी। 9 या 10 में, 9 में ही पढ़े थे संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी तो ठीक है, अब ये शरत सुंदरी कौन सी आ गई? तो देखो, शरत सुंदरी भी वही है, संध्या सुंदरी की बहन है। तो एक तो संध्या सुंदरी क्या होता है? तो संध्या सुंदरी, संध्या को क्या बनाया था? मानव का रूप दिया था। तो मानवीकरण किया जा रहा है किसका? प्रकृति का किया जा रहा है। प्रकृति में भी किसका? प्रकृति में किसका भी किया जा रहा है? तो प्रकृति में भी ये जो शरत ऋतु है, शरत ऋतु किसको बोलेंगे? पता है ना शरत ऋतु किसको बोलेंगे? तो शरत ऋतु वो जो ऋतु जो गर्मी और ठंडा के बीच में आता है। वसंत ऋतु कब आता है? वसंत रजनी, वसंत सुंदरी। अच्छा हाँ, संध्या सुंदरी, वसंत सुंदरी, जो भी नाम था। वसंत ऋतु कब आता है? तो ठंडा और गर्मी के बीच में जो आता है वो वसंत। अब ठंडा और गर्मी और ठंडा के बीच में जो आता है वो क्या हो जाता है? शरत ऋतु। तो यही दोनों मौसम सबसे अच्छा होता है। एक तो ये गर्मी और ठंडा के बीच वाला, और एक ठंडा और गर्मी के बीच वाला। ठीक, ठंडा गर्मी और गर्मी ठंडा के बीच वाला जो मौसम होता है, ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है, तो ये मौसम सबसे बढ़िया रहता है। बहुत सारे लोगों का ये मौसम सबसे प्रिय रहता है। तो शरत सुंदरी किसको कहा जा रहा है पता है ना? शरद ऋतु को। शरद ऋतु जिसमें ना ज़्यादा गर्मी रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है, गर्मी और ठंडा के बीच के मौसम, और उसको एक सुंदरी के रूप में देखा जा रहा है, एक मानव के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, इसका मानवीकरण किया जा रहा है, ह्यूमनिफिकेशन। आइए पढ़ते हैं। तो इसको लिखा किसने है? तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय ही पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर इसको लिखे हैं, टैगोर। एकदम, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे तो बांग्ला में लिखेंगे क्योंकि वो बांग्ला बोलने वाले थे। तो हिंदी में किसी ने इसको ट्रांसलेट किया है। इनका जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 जोरासांको, कोलकाता में। आज भी है इनका जन्म स्थान। आप लोग चाहे तो कोलकाता जाके घूम सकते हैं। इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर। बहुत बड़े क्या थे? ब्रह्म समाज के ये, मैंने बहुत बड़े तो ये थे ही, जमींदार थे, पैसा अच्छा खासा था, और ब्रह्म समाज के एक लीडर भी थे। ठीक है, ये इनके माता थी शारदा देवी, और इनके दादा का नाम था द्वारकानाथ ठाकुर। ओहो, द्वारकानाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर बहुत बड़े उद्योगपति थे, वाह, बड़ा अमीर थे। ठीक है, तो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में, फिर घर पर ही शिक्षा। प्रकृति से लगा हुआ था इनको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मैंने प्रकृति से ही रहते थे, प्रकृति के साथ ही ज़्यादा रहते थे, अकेले रहते थे। ठीक है, ये 9 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना स्टार्ट कर दिया कि इसका जो जिंदगी था इनका, वो अकेले ही बीतता था। बेचारे अकेले रहते थे। अब अकेला इंसान क्या करेगा? तो एक कहावत है, जो इंसान किसी को अपनी बात नहीं कह पाता वो डायरी लिखता है, वो किताबें लिखता है, वो कहानियाँ लिखता है। तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर के आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिनको ये अपनी बातें सुना सके, तो वो अपनी बातों को कहाँ लिखते थे? डायरी में लिखते थे। और वही डायरी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? कविता पढ़ते हैं। तो बहुत सारे शायर लोग भी कहते हैं कि ये जो शायरी सुन रहे हो तुम, वो शायर नहीं, उसका दर्द है। वो अपना दर्द बयां कर रहा है, आप लोग को शायरी लग रहा है। तो किसी को बता नहीं पाता तो अपना दर्द लिख देता है कॉपी में, वही क्या हो गया? उसका शायरी हो गया। तो रचनात्मक शुरुआत इन 9 वर्ष की उम्र से ही क्या हो गया था? इनका शुरू हो गया था। बांग्ला साहित्य में योगदान, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 4 दशकों तक सक्रिय बांग्ला साहित्य में नई चेतना का संसार। तो ये 4 दशक, 40 साल तक बांग्ला में कविता कहानी वानी लिखते रहे, और इनका बहुत बड़ा योगदान है बांग्ला साहित्य में। रविंद्र संगीत, आप बंगाल में है तो बंगाल में गाना जरूर सुनोगे, तथा थई थई ताता थई थई ताता थई थई, तो ये गाना जरूर सुनोगे। तो ये गाना सुन के ऐसे तो बिहारी लोग का माथा खराब होता है, लेकिन अरिजीत सिंह का आवाज़ में सुनिएगा। ठीक है, ताता थई थई, यूट्यूब में अरिजीत सिंह, इतना सुंदर गाना लगता है। और ये लिखा है किसने है? रविन्द्रनाथ ने। ठीक है, बहुत सारे गाना लिखा था, और वो क्या है? रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ का बहुत सारा कविता है, कहानी है, बहुत कुछ लिखे गए, इतना ज़्यादा कि आप लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा वो लिखे के चल गए हैं। तो बांग्ला में लिखे थे। और इनका जो सबसे बड़ा योगदान है, जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, इनका लिखा गया है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, इनका लिखा गया है। देखो, इनका कविता राष्ट्रगान है, तो ये छोटा मोटा बात थोड़ी है, जन गण मन हर स्कूल में होता है। तो
कुछ स्कूल वाले तो बाहर में आके खड़ा करा के जन गण मन कराते हैं कि धूप उप लगे, कोई दो चार को बेहोश हो। नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। भारत के पहले, एशिया के पहले आदमी थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था, गीतांजलि लिखे थे इसीलिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे कवि थे, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। हालांकि बहुत लोग डाउट करता है कि इनका जो बहुत अमीर थे, अंग्रेजों के साथ उठना बैठना था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। नहीं तो भारत में तो बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए। एक ऐसे कवि जिनका बड़े सम्मान से नाम लिया जाना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद। उनका कहानी पढ़ेंगे तो क्या मज़ा आ जाता है कहानी पढ़ करके। तो हम लोग गबन पढ़े थे, उनका कहानी बड़ा मज़ा आया था पढ़ के, ठीक है। तो उनको भी नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था। मैंने ऐसे तो नहीं हुआ कि सिर्फ यही एगो अच्छा कवि हुए, बहुत सारे अच्छा कवि हुए थे। तो बहुत जो क्या बोलते हैं कि इनका अंग्रेजों के साथ मिलना जुलना था, इसीलिए अंग्रेज लोग ने क्या किया, इनको पुरस्कार दिला दिया, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाओ, वीडियो में रहना। हाँ, वीडियो मत रखिए, वीडियो बन रहा है। सो में नहीं है, उतने अभी तो नहीं, सुबह बोले थे। तो तुम लोग वेट कर देना, फिर वीडियो काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कट करने के लिए फिर इतना देखना होगा कहाँ पर हम उठे थे, कहाँ पर गए थे, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तुम लोग वेट किया इसके लिए शुक्रिया। तुम लोग स्किप कर देना, ठीक है। तो स्किप करके आए होगे 10 सेकंड। देखो, प्रमुख कृतियाँ, गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु, भोलानाथ, ये सब इनका क्या है, प्रमुख कृतियाँ है। गीतांजलि है, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु, भोलानाथ, पुनस्व, चोखेर बाली, कणिका, क्षणिक, गीति माल्य, कथा ओ कहानी, ये सब क्या है, इनका प्रमुख कृतियाँ हैं, ठीक है। काव्य संग्रह, कविता क्या है, लगभग 50 काव्य संग्रह, जिनमें 3000 से अधिक कविताएं हैं, ठीक है। कितनी कविताएं हैं, 3000 से अधिक, 50 गो काव्य संग्रह। काव्य संग्रह क्या होता है, जैसे तुम लोग किताब है ना, किताब में बहुत सारा कविता रखा लिखा गया है, तो ये तुम्हारा किताब क्या हो गया, काव्य संग्रह हो गया। वैसे ही इनका भी ढेर सारा काव्य संग्रह था, ठीक। 50 गो से ज्यादा काव्य संग्रह रखे हैं, उनमें कितना सारा कविता होगा ये सोचो। ये तो वही तो बोल रहे, 50 गो काव्य संग्रह और 3000 से अधिक कविताएं हैं। अन्य रचनाएं क्या क्या हैं, तो 42 कहानियों की पुस्तकें, कई नाटक, उपन्यास ये लिख कर गए हैं। गौरव उपन्यास भी इनके द्वारा लिखा गया है। मृत्यु कब हुआ था, 7 अगस्त 1941, कलकत्ता में ही हुआ था। 1941 में मरे थे। इनका विशेष तथ्य क्या था, रविन्द्रनाथ ठाकुर पहले एशियाई साहित्य थे हैं, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला। उनका उल्लेखन प्रकृति, मानवता और देशभक्त से ओतप्रोत होता है। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है इनको, ये कब से अपना कविता लिखना स्टार्ट किए थे, और यहाँ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। जन्म समय तो नहीं पूछना चाहिए कविता का कभी का, लेकिन तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये इम्पोर्टेंट है। इनके कितने काव्य संग्रह है, 50 काव्य संग्रह, जिनमें 3000 से अधिक कविताएं भी हैं। प्रमुख कृतियाँ एक दो को पढ़ लेना, गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु, भोलानाथ। गीतांजलि याद रहने से हुआ, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं अब कविता में। तो कविता में पढ़ते हैं शरत सुंदरी देखते हैं। गुच्छ कांस का किया विनिर्मित, शेफाली का हार बनाया, नए धान की मंजरियों से है पूजा का थाल सजाया, ठीक है। थाल हम लोग सजा रहे हैं। थाल क्यों सजाया जाता है, किसी का स्वागत करने के लिए। तो यहाँ पर किसका स्वागत किया जा रहा है, शरत सुंदरी का स्वागत किया जा रहा है। गुच्छ कांस का किया विनिर्मित, शेफाली का हार बनाया, नए धान की मंजरियों से है पूजा का थाल सजाया। तो देखो कुछ ऐसा ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो धान की है, ऐसे करके फूल मैंने कुछ तो करना चाहते हैं स्वागत करने के लिए,
ऐसा कुछ सजाना चाहते हैं। ठीक है, तो व्याख्या भी दिया हुआ है। कवि कहता है कि शरद ऋतु के स्वागत के लिए उसने सुंदर वस्तुएं तैयार की है। उसने सफेद कांस के फूल का गुच्छा बनाया है। ठीक, जो कांस का फूल हम लोग को मार्ट वाट में देखने को मिलता नहीं है, सफेद सफेद, बड़ा अच्छा लगता है। उससे हम लोग दोस्तों गुदगुदी करते थे, देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो वही वही वाला। ठीक, सुगंधित से फाली नियक्त माला, फूलों की माला पिरोई है और नए धान की बालियों से एक पूजा की थाल सजाई है। ये सारी तैयारियां शरद ऋतु रूपी देवी की पूजा के समान है। तो उनका पूजा का सामान है। ठीक है, उनको स्वागत करने के लिए ये सब सामान लाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। सरस सुंदरी तेरे स्वागत के मिस की मैंने तैयारी, रथ पर बैठ शुभ्र मेघों के तू आ, मैं तुझ पर बलिहारी। तो इनको क्या बोला है, बादलों के रथ पे आए। कवि शरद ऋतु से सीधे संवाद करता और कहता है, हे शरद सुंदरी, मैंने तुम्हारे स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। तुम श्वेत मेघों के रथ पर बैठ कर आओ, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। बलिहारी माने मैं आप पे न्यौछावर हूँ। ठीक है, भक्ति भावना। यहाँ कवि शरद ऋतु की पावनता और दिव्यता का स्वागत एक देवी की तरह करता है। शिशिर ओस से भींग गए जो उन कमलों का मुकुट पहनकर, निर्मल नीलपन से आतु, वन प्रांतर में नव यौवन भर। तो जब शरद ऋतु आता है तो हम लोग को सुबह सुबह ओस का बूंद दिखाई देता है ना, घास पर, पेड़ पौधा के पत्ता उत्ता पर ओस का बूंद दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं, शिशिर ओस से भींग गए जो उन कमलों का मुकुट पहनकर, निर्मल नीलपन से आतु, वन प्रांतर में नव यौवन भर। तो कवि कहता है कि सर्दी की ओस से भीगे हुए कमल के फूलों की मुकुट पहनकर, किसका, सर्दी की ओस से भीगे हुए कमल के फूलों की मुकुट पहनकर। तो कमल का फूल जब ओस में भीग जाता है तो कितना सुंदर लगता है। हम लोग तो कच्चू पत्ता देखे, कच्चू पत्ता के ऊपर जो ओस का बूंद आके गिर जाता है तो एकदम मोती का समान, हीरा का समान चमकता है, बड़ा सुंदर लगता है। तो सुबह सुबह ट्यूशन जाया करते तो रास्ता नाली के आसपास मिलता था, तो हम लोग उसको तोड़ के लेके आते थे हाथ में कर करके, उसमें बड़ा सुंदर रहता था, मोती जैसा लगता था। तो तू निर्मल नीले आकाश के मार्ग से आ, तू जब आए तो अपने साथ जंगल और प्रकृति में नया यौवन, नई ऊर्जा, सुंदरता और जीवन भर दे। यहाँ शरद ऋतु को जीवनदायिनी शक्ति के रूप में दिखाया गया है। मालती के फूलों का आसन सघन कुंज बीच बीच गया बिछाया, मालती के फूलों का आसन सघन कुंज बीच गया बिछाया, उफनाती गंगा के तट पर तब तुझको जा रहा बुलाया। ठीक है, तो कवि ने शरद ऋतु के स्वागत के लिए हेतु मालती ने फूलों का एक आसन बनाया हुआ है। देखो फूल का आसन बनाया हुआ है ये मालती, और उसे सघन कुंज के घने वन के बीच बिछाया। और कहाँ बिछाया, देखो जंगलों के बीच में बिछाया है। और बगल में क्या बह रही है, उफनती हुई गंगा नदी। ठीक है, देखो उफनती हुई गंगा नदी पर जाकर शरद सुंदरी को बुला रहा है। यह प्रकृति की सुंदरता और आस्था से भरा चित्र है कि क्या हो रहा है, इसको बुला, शरद सुंदरी को बुला रहा है। कौन बुला रहा है, लोग बुला रहे हैं। ठीक है, राजहंस पथ निरख रहे हैं, पथ पर अपने पंख बिछाए, पता नहीं किसने निज वीणा पर स्वर मादक मधुर बजाए। तो ये देखो राजहंस सुंदर और शांति के प्रतीक है। राजहंस, ठीक है, सुंदर और शांति का प्रतीक, रास्ता देख रहे हैं और प्रतीक्षा में अपने पंख बिछा दिए हैं। ये लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, शरद सुंदरी का। कोई है जिसने अपनी वीणा पर मधुर और मादक मोहक स्वर छेड़े हैं। यहाँ वातावरण पूरी तरह संगीतमय, शांत और स्वागत से भरा हुआ है, मानो सारी प्रकृति शरद सुंदरता के आने की प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, सब कोई किसका प्रतीक्षा कर रहा है, शरद सुंदरी का। यह वातावरण पूरी तरह संगीतमय हो गया है। ठीक, वातावरण में गीत सुनाई दे रही हैं, इधर ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। निज अलकों की कृपा कोर से मेरे मन को पारस कर दे, तेरे तिमिराच्छन्न हृदय में तू नव ज्योति उष्मा भर दे। तो पढ़ते हैं, कवि कहता है कि शरद सुंदरी अपने केसों की कृपा से मेरे मन को पारस जैसा मूल्यवान बना लो। सोना बनाने वाला पत्थर, देखो एक तो हो गया सोना और एक हो गया सोना बनाने वाला पत्थर। इस पत्थर से जिसको भी छुआओगे वो क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। तो कौन सा ज्यादा मूल्यवान है, सोना वाला पत्थर कि सोना। ठीक, तो सोना वाला पत्थर,
इससे हम लोग जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं, इस सोना उतना ज़्यादा मूल्यवान थोड़ी है। मेरे अंधकार में से ढके हुए हृदय में तुम नई ज्योति और उष्मा भर दो। जहां शरद को एक देवी के रूप में दिखाया गया जो अंधकार में भी प्रकाश भर सकती है। तो यही कहना चाह रहे हैं शरद सुंदरी में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, बंगाल के बहुत महान इंसान रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत महान महान आदमियों से इनका नाता रहा है, गांधी जी भी इनका सम्मान करते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बताओ जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1865, 7 मई 1861, 26 जनवरी 1858 की 12 अप्रैल 1860। तो कब हुआ था? 7 मई 1861। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? शांति निकेतन में, ढाका में, दिल्ली में, जोरासाको कलकत्ता में। तो कहाँ हुआ था? सही जवाब जोरासाको कलकत्ता में। ठीक है, उसके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता का नाम क्या था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता का नाम द्वारकानाथ ठाकुर था, नहीं तो दादा का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर था। रजनीकांत ठाकुर था, रविन्द्रनाथ टैगोर था, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर था। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1905, 1910, 1913, 1920। तो कब मिला था? 1913। देखो कब, ये जो नोट्स मैंने पहले बनाया था तो उसमें 1910 लिखा हुआ था। ठीक है, तो नोट्स में कभी ऐसा ऐसा गड़बड़ हो जाता है कि टाइम को लेके, फैक्ट को लेके कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो इनको मिला था जो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 मिला था। तो कभी कभी गलत हो जाए तो देख लेना ठीक से, फिर बाद में मैंने उसको ठीक कर दिया। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? चोखेर बाली, शिशु, गीतांजलि या कणिका? तो किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, जय भारत। तो कौन सा राष्ट्रगान है? जनगण मन। और एक राष्ट्रगान कौन सा है? अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के दादा का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ ठाकुर, महर्षि ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर, रतन ठाकुर। तो क्या था? द्वारकानाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर कितने काव्य संग्रह के रचयिता है? तो काव्य संग्रह कितने हैं? लगभग 50। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लगभग कितनी कविताएं लिखी? तो 3000 से ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन रविन्द्रनाथ ठाकुर की कृति नहीं है? क्षणिका, पुनश्च, मधुशाला, गीतिमालय। तो मधुशाला जो है इनकी कविता नहीं है। मधुशाला एक बहुत ही बढ़िया कविता है कि मंदिर मस्जिद बैर कराती और प्रेम लाती मधुशाला। मधुशाला माने जहाँ मिलता है, ठीक है, उसको मधुशाला बोलते हैं। जैसे आज के सेंस में लोग बार बोल सकते हैं, जहाँ पे दारू वारू मिलता है उसको मधुशाला। तो मंदिर मस्जिद क्या करता है? झगड़ा लड़ाई कराता है। और वही दारू का ठेक पे जाके कौन, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ पी रहा है, एकदम भाई भाई सब। उसके बाद पीने के बाद तो और तू मेरा भाई यार रे, तू उसको कोई हाथ लगा सकता? पूरा तो और पीने के बाद तो और ज़्यादा भाईचारा हो जाता है। तो शरद सुंदरी, तो ये तो था उनकी कविता में से। मधुशाला किनकी रचना? तो ये बच्चन साहब का नाम है, अभिषेक बच्चन के पापा, अमिताभ बच्चन के ही पापा का नाम था। नाम याद था, याद नहीं आ रहा। तो बच्चन साहब का लिखा हुआ मधुशाला। शरद सुंदरी कविता, तो देखो कविता से कुछ प्रश्न है। गुच्छ कांस का किया विनिर्मित, इस पंक्ति में कवि ने किसका स्वागत करने के लिए तैयारी की है? तो वर्षा ऋतु का, वसंत ऋतु का, शरद ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का? तो शरद ऋतु का। शेफाली का हार बनाया। शेफाली किस प्रकार का फूल है? गुलाब का, सफेद सुगंधित फूल है, पीला फूल है, नील कमल का फूल है? ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सफेद सुगंधित फूल है। रथ पर बैठ शुभ्र मेघों के तू आ, कवि किसे आमंत्रित कर रहा है? तो वर्षा को, सूर्य को, शरद सुंदरी को, चंद्रमा को? तो किसको? शरद सुंदरी को। किस पर? मेघों के रथ पर बैठकर। तू आ मैं तुझ पर बलिहारी, इस पंक्ति में कवि किस प्रकार की भावना रखता है? तो भक्ति और स्वागत की भावना रखता है। निर्मल नीलपंथ से आ तू, निर्मल नीलपंथ का क्या अर्थ है? तो नीलपंथ का अर्थ है नीला आकाश। कवि ने शरद सुंदरी के स्वागत हेतु किसके फूलों का आसन तैयार किया है? मालती के फूल का। अच्छा, मालती के फूल का। राजहंस पथ पर निरख रहे हैं और वो किसकी प्रतीक्षा में है? निरख रहे हैं माने प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? शरद सुंदरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे तिमिराच्छन हृदय में तू नव ज्योति तू भर दे। यहाँ कवि किससे ज्योति और उष्मा मांग रहा है? तो शरद सुंदरी से ज्योति और उष्मा मांग रहा है। शरद सुंदरी को किस देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? जीवनदायिनी देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मेरे मन को पारस कर दे। यहाँ पारस शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो पारस शब्द का मतलब होता है मूल्य और जागृति की भावना देने वाला, कि हमारे अंदर क्या कर दे? मूल्य और जागृति भर दे। ठीक है, तो
अगर कोई बैंडल के आसपास रहता है तो वो हमारे पास ट्यूशन पढ़ने आ जाते हैं। मैं हमारा जो कोचिंग सेंटर वो लाल बाग आश्रम, और बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि लाल बाग आश्रम से चेंज होकर इसको लीचीगंज किया जाएगा, जहाँ पर कि बहुत सारे टीचर्स पहले से पढ़ाते हैं। वहाँ पर मैं भी जाऊँगा, अपना किस्मत आजमाना। देखते हैं। और यहाँ पे 9, 10, 11, 12 आर्ट्स और कॉमर्स, हालांकि कॉमर्स के अभी तो स्टूडेंट्स नहीं है। कॉमर्स स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है, 11 क्लास का कॉमर्स स्टार्ट करूँगा। जब नया लोकेशन पे जाऊँगा तब मैं वहाँ पर कॉमर्स का स्टार्ट करूँगा वहाँ पे। तो 11, 12 तक ही बस, 9 to 12। और अगर आप लोगों को किसी को लाल बाग आश्रम में आके पढ़ना है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9007523129, और या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को काम क्या है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो MCQ है इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉपी में लिखने से क्या होता है, याद हो जाता है। और अगर व्याख्या पढ़ लीजिएगा इसी में से, और क्या ही करना है, MCQ लिख लीजिएगा और व्याख्या पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। और उसके बाद आप लोग बताइए ये कविता आप लोगों को कैसा लगा। इसमें ज़्यादा कुछ तो था नहीं। शरद सुंदरी को क्या किया कि शरद सुंदरी को बोल दिए कि शरद सुंदरी क्या है, उसको मानवीकरण कर दिए कि इंसान की तरह बना दिए, ठीक है। तो बस यही है, और क्या है। और इतना मज़ेदार था नहीं। तो आप लोग इसको 10 में कितना स्टार दीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 10 में इसको कितना स्टार मिलना चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को हिंदी में किसकी चाहिए, ठीक।